सभी बातें करते हुए धफदन चौंक गया। ये आवाज कैसी थी? उसने सवालिया का उनसे दोनों की तरफ देखा। थम की आवाज थी। कुछ गिरा होगा, कदीर बोला। बारिश में तो यही कुछ होता है, कहीं कोई मकान बैठ जाता है और कहीं दीवार गिर जाती है। वो लोग बातें कर रहे थे कि अचानक ही 3 आदमी दरवाजे पर नमूदार हुए। उन तीनों के हाथों में कलाशन कोफे थी। कोई अपनी जगह से हरकत ना करे, उनमें से एक उठाया। जफरी ने उस शख्स की तरफ देखा और फिर उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो तारा था। वो तीनों इस सूरतेहाल पर बुकला से गए। तारे के हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल का रुख जफरी के सीने की तरफ था। उसके दोनों साथियों ने पप्पू और कदीर को अपने अपने असले की जद पर ले रखा था। तुम्हें उस दुकानों के सामने देखकर मैं चौंका था। तारे ने जफरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथों ने शॉपिंग बैग देखकर मुझे शुबह हुआ था कि तुम कहीं आसपास ही रह रहे हो। मैंने तुम पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने तुम्हें देख लिया है और तुम भी शायद मुतमईन हो गए। मैंने उसी वक्त एक आदमी को तुम्हारे पीछे भेज दिया। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं गुज़िश्ता 3-4 महीनों से इसी इलाके में रह रहा हूँ। यहाँ मेरा बड़ा नाम है। मैंने हलवाई की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को तुम्हारे पीछे भेज दिया। वो मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार निकला। तुम जैसे ही मेन रोड पर बुढ़े वो एक कार्ड में खड़ा तुम्हें देखता रहा। इत्तफाक से उसी वक्त बिजली चली गई। इस सूरतेहाल से उसने पूरा फायदा उठाया और तारीकी में तुम्हारा पीछा करता रहा। उसने 10-12 मिनट बाद मुझे आकर बताया कि तुम कहाँ गए हो। मुझे यहाँ आने में कुछ देर होगी क्योंकि मुझे कुछ इंतजाम ही तो करना था। जा जाते हो तुम? जफरी ने उसे घूरा। वो अपनी अंदरूनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था और उसका लहजा भी कदरे पुरसुकून था। तुम्हें ये बात पूछने की जरूरत नहीं, तारे ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। देखो तारा, जफरी ने कहा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि हम दोनों में कभी कोई तसादुम भी हुआ हो। अगर मैं इस इलाके में मौजूद हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे धंधे में कोई मुदाखलत करना चाहता हूँ। ये कदीरा मेरा दोस्त है। उसने कदीर की तरफ इशारा किया। मैं पप्पू के साथ इससे मिलने आया था, बारिश की वजह से रुक गया। आज की रात यहाँ रहूंगा, सुबह वापस चला जाऊंगा। मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, इसलिए हमें आपस में नहीं उलझना चाहिए। मैंने आज ही का नमक खाया है, तारे ने उसके खामोश होने पर कहा, और मैं ये नमक हराम नहीं करूंगा। तुम्हें नमक हरामी करने को कौन कहता है? जफर बोला, मैं कोई मुदाखलत तो नहीं कर रहा। तुम आराम से अपना धंधा करते रहो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। जफरी, तारे ने उसे घूरा। तुम जानते हो कि आजी और शारिक में दुश्मनी चल रही है। शारिक आजी के कई बंदे मार चुका है और उसका बहुत नुकसान कर चुका है, इसलिए मैं इस मामले से अलग नहीं रह सकता। ठीक है, तुम आजी का नमक अदा करते रहो। अगर शारिक कहीं नजर आ जाए तो उसे गोली मार दो। लेकिन मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक? जफरी ने कहा। बहुत गहरा ताल्लुक है तुम्हारा, तारा बोला। अगर तुम जैसे लोग शारिक के साथ ना होते तो शारिक को आजी के मुकाबले में आने की हिम्मत ना होती। तुम्हें गलतफहमी हुई है तारे, जफरी ने कहा। मेरा शारिक से कोई वास्ता नहीं। वो बहुत ऊंचा आदमी है और हम जैसे लोगों को तो वो गांच भी नहीं डालता। बंद करो ये बकवास, तारा चीखा। 3 दिन पहले तुम लोगों ने आजी का 3 करोड़ रुपए का सोना लूटा है और उसके 2 बंदे मार दिए हैं। वो तो शकूर की किस्मत अच्छी थी कि तुम लोगों को धोखा देकर वहां से भाग निकला। उसने आजी को शारिक के साथ क्योंकि जो उलिया बताए थे उनमें एक तुम्हारा उड़ गया था। तुम्हारे कान की लो पर स्या तिल तुम्हारी पहचान बन गया है जफरी, और अब मैं तुम्हें आजी के सामने पेश करूंगा तो वो बहुत खुश होगा। मेरा ख्याल था कि शारिक भी यही होगा, लेकिन उसे ना पाकर मुझे बड़ी मायूसी हुई। कोई बात नहीं, हाजी तुमसे शारिक का पता मालूम कर ही लेगा। ओह, जफरी के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। शकूर की वाकई किस्मत अच्छी थी कि वो बचकर चला गया, लेकिन उसने हाजी को जो कहानी सुनाई है वो गलत है। वो ना तो बहादुरी का मुजाहरा करके मां से भागा था और ना ही हमें किसी किस्म का धोखा दिया था। शारिक ने जानबूझकर उसे जिंदा छोड़ा था ताकि वो हाजी को बता सके कि सोना किसने लूटा था। क्या उसने हाजी को यह नहीं बताया था कि उसकी कमीज कहाँ है? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, बहरहाल मेरा ख्याल था कि शारिक के बारे में इतला पाकर हाजी खुद यहाँ भागा आएगा, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि जाते ही हाजी को बता देता। तारे ने उसकी बात काट दी। अगर हाजी खुद यहाँ आ जाता तो मुझे क्या मिलता? हाजी को मैंने अभी तक नहीं बताया। मैंने सोचा था कि शारिक को बांध कर हाजी के सामने पेश करूंगा तो वो मुझे मुंह मांगा इनाम देगा, लेकिन बहरहाल शारिक ना सही, हाजी तुमसे खुद ही शारिक का पता मालूम कर लेगा और मेरा इनाम तो मुझे मिल ही जाएगा। जानते हो, शारिक को पकड़ने या उसका सही पता बताने वाले के लिए हाजी ने 50 लाख रुपए इनाम रखा है। 1-2 दिन में उसकी तरफ से इश्तिहार अखबारों में भी छप जाएगा। मुझे 50 लाख ना सही 15 लाख तो मिल ही जाएंगे। जफरी ने इत्मीनान का सांस लिया। इनाम की लालच में उसने हाजी को अभी तक उसके बारे में कोई इतला नहीं दी थी। वो खूब शारिक या जफरी को पकड़कर हाजी के सामने पेश करना चाहता था और अपने 2 आदमियों को लेकर यहाँ आ गया था। देखो तारा, वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, 15-20 लाख रुपए तो क्या, हाजी तुम्हें 15-20 पैसे भी नहीं देगा। तुम जानते हो कि हाजी का 3 करोड़ रुपए का सोना हमारे कब्जे में आ चुका है। अगर तुम हाजी को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हें उस सोने में से कुछ हिस्सा मिल सकता है। क्या तुम्हारा हिस्सा मुझे दे सकती हो? तारे ने कहा। जफरी के ऊँटों पर खफी सी मुस्कुराहट आ गई। नमक ख्वारी नमक रामी पर उतर आया।
आधा हिस्सा तो नहीं, अलबत्ता तुम्हें इतना मिल सकता है कि जिंदगी भर ऐश करोगे। हाजी पैसे और इल्वन का स्मगलर है, लोगों का खून चूस चूस कर दौलत जमा कर रहा है। तुम लोग उसके लिए काम करते हो, कत्ल तक किए तुमने उसके लिए, लेकिन हाजी ने तुम्हें क्या दिया है? इस वक्त तुम्हारे पास 5,000 रुपए भी नहीं होंगे। उसके बरक्स शारिक को दौलत की परवाह नहीं, वो अपने आदमियों का ख्याल रखता है। ये देखो, उसने जेब से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर उसके सामने फेंक दी। शारिक के साथ रहते हुए हमें पैसों की कमी नहीं, वो बगैर मांगे हमें नोटों की ऐसी मोटी मोटी गड्डियां देता रहता है। हमें उसके लिए काम करके खुशी होती है। हाजी अपने आदमी को क्या देता है? शारिक से बात कर लो तो तुम्हें सोने में से एक ठीक ठाक हिस्सा मिल सकता है। लेकिन तारा ने कन्नक्यू से अपने साथियों की तरफ देखा। इनसे मामला करना तुम्हारा काम है, जबरी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ख्याल है? तारा ने अपने साथियों की तरफ देखा। जैसे तुम्हारी मर्जी उस्ताद, उनमें से एक ने जवाब दिया। वाकई हाजी से तो हम सिवाय 2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ नहीं मिला। बड़ी जेब में तो इस वक्त 50 रुपए भी नहीं है। इनको देखो, ऐश करते हैं। 1 मिनट, तारा जफरी की तरफ देखते हुए बोला। मैं इंतजार आ रहा था कि मैं बात कर लूं। बिल्कुल कर लो, जफरी ने जवाब दिया। शारिक बाबू के साथ रहोगे तो वाकई ऐश करोगे। जाओ कमरे में जाकर प्रोग्राम बना लो। लेकिन कुछ नहीं यार, जफरी ने उसकी बात काट दी। मैं बड़ी बात पर कायम हूँ, हम तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। जाओ दूसरे कमरे में जाकर आराम से बात कर लो। तारा ने अपने साथियों की तरफ देखा और फिर उन्हें इशारा करता हुआ कमरे से निकल गया। जफरी उनके साथ आया था। वो साथ वाले कमरे का दरवाजा खोलकर वापस चला गया। तकरीबन 2 मिनट बाद दूसरे कमरे से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। पिस्तौल से 2 फायर हुए थे। जफरी वगैरह दौड़कर अपने कमरे से निकले। ठीक उसी वक्त तारा दूसरे कमरे से बाहर आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल था। क्या हुआ? गोलियां किसने चलाई थी? जफरी ने पूछा। मैंने, तारा ने इत्मीनान से जवाब दिया। मैंने उन दोनों को खत्म कर दिया है। वो मेरे हिस्से में से आधा हिस्सा तलब कर रहे थे। कौन सा हिस्सा? जफरी ने सवारी का निगाह उसकी तरफ देखा। वो हिस्सा जो मुझे शारिक से मिलता, उसमें से आधा हिस्सा तलब कर रहे थे। बैरेट का तीसरा ही तमाम कर दिया, तारा ने जवाब दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, जफरी ने कहते हुए आराम से उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया। आओ इधर आ जाओ। उसे कमरे में ले आए। जफरी ने दरवाजा बंद कर दिया। ये इलाका सुनसान था। तारा ने बंद कमरे में गोलियां चलाई थी। उसे उम्मीद थी कि फायरिंग की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं सुनी गई होगी। अगर किसी ने सुनी भी होगी तो उसे अंदाजा करना मुश्किल होगा कि फायर कहाँ हुआ है। जफरी तारा की तरफ घूम गया और अचानक ही उसके जबड़े पर जोरदार गुंसा रसीद कर दिया। तारा करा कर गिरा। वो एकदम बदहवास हो गया। जफरी ने उसे 2-3 ठोकरें भी रसीद कर दी थी। नमक हराम। वो उसे एक और ठोकर मारते हुए घुराया। तू अपने मालिक का नहीं हो सका तो हमसे क्या वफादारी करेगा? दौलत के लालच में तुमने अपने इन साथियों को मौत के घाट उतार दिया जो तुम्हारे कहने पर जान की बादी लगाने आए थे और तुम्हारी हाथों खत्म हो गए। ये सब कुछ मैंने तुम के लिए किया है, तारा ने कहा। खौफ से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हमारे लिए क्या? जफरी ने उसे एक और ठोकर मारी। हमारे लिए तो तुम इन दोनों को लेकर आए थे ताकि मैं बांध कर हाजी के सामने पेश करो और इनाम हासिल करो। तुम तो शारिक को भी बांध कर यहाँ से ले जाना चाहते थे। शारिक पर हाथ डालना इतना आसान समझ लिया है तुमने? अब तो बेटा हम तुम्हें बांध कर शारिक के हवाले करेंगे। पहले लाशों का बंदोबस्त करें। वो कदीर की तरफ मुड़ गया। इन दोनों लाशों को रिक्शे में डालकर कहीं दूर फेंकाओ। अगर इकबाल टाउन में हाजी की कोठी के आसपास कहीं फेंक सको तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिक्र ही ना करो, तदीर ने कहा। अगर तुम कहो तो हाजी की कोठी के गेट के सामने डाल दे। इतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं, जफरी ने कहा और कमरे में पड़ी हुई रस्सी उठाकर तारा के हाथ पैर बांधने लगा। उसने तारा के हाथ पुष्ट पर बांधे थे, उसी रस्सी से उसने पैर भी बांध दिए। एक तरफ डालकर वो कदीर और पप्पू को इशारा करता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। तारा ने उन दोनों की पेशानियों पर गोलियां मारी थी और वो दोनों मुंह के बल उसी तरह पड़े थे कि जख्मों से बहने वाला सारा खून जमीन पर ही गिरा था। किसी के कपड़े पर एक छींटा भी नहीं पड़ा था। सिर्फ एक ही गर्दन पर खून की हल्की सी दाढ़ी नजर आ रही थी। खून जम चुका था। जफरी ने बिस्तर की चादर फाड़कर एक टुकड़े से दोनों की पेशानियों से खून साफ किया और दोनों की पेशानियों पर पट्टियां इस तरह बांध दी कि तेरे खून से भी तो बह ना सके। पप्पू, जफरी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी मदद करो और इन दोनों को उठाकर रिक्शे में डाल दो। 1 मिनट ठहरो, मैं रिक्शा दरवाजे के सामने ले आऊं। कभी मैं कहा और तेजी से बाहर निकल गया। 4 मिनट बाद वो रिक्शा स्टार्ट करके दरवाजे के सामने ले आया। अभी वो लाश उठा ही रहे थे कि एकदम तारीकी छा गई। लानत हो, पप्पू बुड़बुड़ाया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कदीर बोला, मेरे काम में आसानी हो जाएगी। पप्पू और जफरी ने एक लाश उठाकर रिक्शे में डाल दी। उसे सीट पर इस तरह रखा गया था जैसे कोई जिंदा आदमी साइड से कंधे की टेक लगाकर बैठा हुआ। उसका सर भी रिक्शे की रैगजीन की बाइडे के साथ टिक गया था। दूसरी लाश भी उसके साथ इसी तरह रख दी गई। जमीन ने फटी हुई चादर उठाकर उनकी टांगों पर फैलाकर डाल दी। उन्हें इस तरह टिका दिया गया कि गिरे नहीं, लेकिन ख्याल रखना रिक्शे को ज्यादा झटके ना लगने पाए। जफरी ने कदीर की तरफ देखते हुए कहा, फिक्र ना करो जफरी बादशाह। कदीर अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, ना तो ये गिरेंगे और ना ही किसी को शक होगा कि ये जिंदा इंसान है या लाश है। उसने रिक्शा स्टार्ट करके मोड़ दिया। पप्पू ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया और रिक्शा बाहर निकल गया।
पप्पू गेट बंद करके दोबारा कमरे में आ गया। गली कच्ची थी, बारिश का पानी अभी तक जमा था, कई जगहों पर गड्ढे पड़ गए थे। कबीर बड़ी एहतियात से रिक्शा चला रहा था। सड़क पर आकर उसने रफ्तार किसी कदर बढ़ा दी। उसे रिक्शा एक बार टाउन की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ा तो सामने दुकानों पर अब भी रौनक थी। दुकानों में पेट्रोमैक्स और मोमबत्तियां वगैरह जल रही थी। यहाँ दुकानें सिर्फ एक तरफ थी, उनके सामने सड़क के दूसरी तरफ दुकानें नहीं थी। अलबत्ता फलों के ठेले खड़े थे। यहाँ बस स्टॉप भी था और कई लोग स्टॉप पर खड़े थे। कई लोगों ने रिक्शा रुकवाने के लिए हाथ उठाए, मगर कदीर उन पर तवज्जो दिए बगैर रिक्शे को उसी रफ्तार से चलाता गया। हाजी की कोठी वहां से तकरीबन 2 मील के फासले पर थी। सड़क टूटी फूटी थी और चारों तरफ गहरी तारीकी थी। ये इलाका पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। मकान तेजी से बन रहे थे। जो मकान मुकम्मल हो चुके थे वो तो आबाद हो चुके थे, लेकिन बिजली बंद होने की वजह से यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन सा मकान खाली है और कौन सा आबाद। तकरीबन 2 मील आगे जाकर कदीर ने रिक्शा बाईं तरफ ही गली में मोड़ दिया। उस इलाके की तमाम गलियां कच्ची थी। रिक्शे को खासे झटके लग रहे थे। कबीर बड़ी एहतियात से रिक्शा चलाए जा रहा था। उसने रिक्शा दाईं तरफ एक और गली में मोड़ दिया। उसकी नजरें तारीकी में भी सर्च लाइट की तरह इधर उधर गर्दिश कर रही थी। बिलाकर एक जगह पर उसने रिक्शा रोक लिया और इंजन बंद करके नीचे उतर आया और मोहताज नजरों से इधर उधर देखने लगा। उस गली में सिर्फ 2 मकान आबाद थे और वो दोनों मकान पीछे रह गए थे। जिस जगह उसने रिक्शा रोका था उसके दाएं बाएं ज़ेरे तामीर अधूरे मकान थे। उसने झुककर एक लाश को कंधे पर उठाया और बड़ी तेजी से उसे दाईं तरफ वाले मकान में ले गया। अंदर जाकर उसने लाश को एक दीवार के साथ बैठने वाली पोजीशन में टिका दिया। दूसरी लाश वो सामने वाले मकान में ले गया। वो दरवाजे में दाखिल हो रहा था कि कीचड़ में उसका पैर फिसल गया। उसने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। लाश उसके कंधे पर थी। वो दम से नीचे गिरा। लाश भी उसके साथ ही गिरी थी। उसकी पतलून कीचड़ में लथपथ होगी। उसने उठकर लाश को घसीट कर एक तरफ कर दिया और बाएं लाकर रिक्शे में बैठ गया। वो रिक्शे को स्टार्ट करके सीधा आगे निकाल ले गया। वो दूसरी गली में घूमकर उस गली में आ गए जहाँ हाजी की कोठी थी। ये वही कोठी थी जो चंद महीने पहले हाजी ने शारक को दी थी और रविया के नाम ट्रांसफर की गई थी और बाद में हाजी ने धोखे से वापस ले ली थी। कोठी के सामने एक आदमी खड़ा था। उसने चादर ओढ़ रखी थी। कबीर को समझने में देर ना लगी कि वो कोठी का मुआफिज होगा और चादर के अंदर यकीनन क्लैशन को वगैरह होगी। वो गलियों में घूमता हुआ सड़क पर आ गया। उसी वक्त सामने वाली गली से एक कदेड़ उम्र औरत और एक आदमी निकलकर सड़क पर आ गए। उस आदमी ने रिक्शे को रुकने का इशारा दिया। कदीर ने रिक्शा रोक लिया। मैं आपको सिर्फ अचरे मोड़ तक ले जा सकता हूँ मियाँ जी, कदीर ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। मेरा रिक्शा ठीक नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। बोर तक ही ले चलो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, उस आदमी ने कहा। पहले उसने खातून को बिठाया फिर खुद बैठ गया। कदीर रिक्शे को आहिस्ता आहिस्ता चलाता रहा। पिछली सीट पर बैठे हुआ आदमी किसी कदर आगे झुका हुआ था और मुसलसल बारिश और बिजली का रोना रो रहा था। बोर्ड पर कदीर ने रिक्शा रोक लिया। कितने पैसे दूं भाई, उस आदमी ने रिक्शे से उतरकर पूछा। रहने दे मियाँ जी, इस तरफ तो आ ही रहा था, आपसे क्या पैसे लेने, कदीर ने जवाब दिया। वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बीवी के साथ एक तरफ हो गया। वहां खड़े हुए कई लोग रिक्शे की तरफ बढ़े, लेकिन कबीर दफी में सारी लाता हुआ रिक्शे को आगे निकाल ले गया। जब वो बढ़ पहुंचा तो पप्पू और दफी उस कमरे का फर्श साफ कर चुके थे जहां उन दोनों को कत्ल किया गया था। वो दोनों दूसरे कमरे में थे जहां तारा फर्श पर बंधा हुआ पड़ा था। कहां पैर की लाशें, जबरी ने पूछा। हाजी की कोठी के बिल्कुल करीब साथ वाली गली में, कदीर ने जवाब दिया। अगर बिजली आंधी तो रात ही को उन लाशों का पता चल जाएगा, वरना सुबह हाजी को शायद सबसे पहले इन लाशों के बारे में खबर हो जाए। बहुत अच्छा किया तुमने, जफरी मुस्कुराया। हाजी को ऐसी खबरें मिलती रहनी चाहिए। अब इसका क्या करना है जफरी, कदीर ने तारा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी पता कर लेते हैं कि इसका क्या करना है, जफरी ने कहा। फिर पप्पू की तरफ देखते हुए बोला, तुम इसे उठाकर दूसरे कमरे में डाल आओ, मैं जरा शारक बाबू से बात कर लूं। पप्पू ने उठकर रस्सियों में बंधे हुए तारा को इस तरह कंधे पर लाद लिया जैसे वो कोई बोरी हो। दूसरे कमरे में ले जाकर उसने तारा को बोरी की तरह फर्श पर पटक दिया। तारा एकदम चीख उठा। पप्पू ने चिलंगा सी चारपाई पर पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाकर उसके मुंह में फौंस दिया और वापिस आ गया। उस वक्त जफरी फोन का रिसीवर उठाए नंबर मिला रहा था। जफरी रिसीवर से कान लगाए बैठा था। घंटी बज रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसने क्रैडल टैप किया और दोबारा नंबर मिलाया। इस मरतबा चौथी घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई। आवाज शारक की थी। मैं जफरी बोल रहा हूँ शारक बाबू, जफरी ने उसकी आवाज सुनते हुए था। यहाँ एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मैंने फोन किया है। बहुत देर से ट्राई कर रहा था, कोई फोन नहीं उठा रहा था। यहाँ बिजली नहीं, हम बाहर बैठे हुए थे। शारक की आवाज सुनाई दी। कैसी इमरजेंसी, क्या हुआ? हाजी ने 2 बंदे मारे गए हैं, जफरी ने कहा और फिर उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, उन दोनों लाशों को हमने ठिकाने लगा दिया है, बल्कि हाजी की कोठी के करीब फेंक दिया है और तारा हमारे कब्जे में है। अब बताओ हमें क्या करना है? बेटा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से शारक ने कहा। उसके साथ ही फोन की लाइन बेजान होगी। जबरी ने भी रिसीवर डर दिया। शारक बाबू यहाँ आ रहा है, उसने पप्पू और कदीर की तरफ देखते हुए कहा। तारा के बारे में फैसला वही करेगा। पप्पू यार, कदीर उसकी तरफ देखते हुए बोला।
इस बाल गोड़ ने तो बुरी तरह थका दिया है, चाय तो बनाकर पिला दो यार। हाँ यार, मेरा भी चाय पीने को दिल चाह रहा है, जफरी बोला। फपूट कर कमरे से बाहर निकल गया। तीर की छत वाला एक छोटा सा कमरा बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसने बावर्ची खाने में आकर सबसे पहले मोमबत्ती जलाई, फिर मिट्टी के तेल वाला स्टोव जलाकर चाय बनाने लगा। वो तकरीबन आधे घंटे बाद चाय बनाकर ले आया। उसने एक एक प्याली उन दोनों के सामने रख दी और खुद लेकर बैठ गया। वो चाय के साथ बातें भी करते रहे। अभी उनकी चाय खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से रिक्शा की आवाज सुनाई दी। कबीर जल्दी से उठकर बाहर चला आया। रिक्शा दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका रुख गेट की तरफ था और उसकी रोशनी गेट पर पड़ रही थी। कबीर ने गेट खोल दिया। रिक्शा अंदर आ गया। जब वो गेट बंद करके वापस मुड़ा तो शारिद रिक्शा बंद करके नीचे उतर चुका था और पिछली सीट पर बैठी हुई समीना और शाहपरी नीचे उतर रही थी। समीना ने इसमें मामूल बुर्का पहन रखा था और शाहपरी ने चादर ओढ़ रखी थी। वो लोग कमरे में आ गए जहां दो मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी रोशनी बहरहाल इतनी थी कि वो एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे। कहाँ है वो? शारिद ने कमरे में इधर उधर देखते हुए पूछा। वो दूसरे कमरे में, आओ मेरे साथ, जफरी बोला। वो लोग दूसरे कमरे में आ गए। अप्पू ने उस कमरे में भी मोमबत्तियां जला दी। तारा फर्श पर बंधा पड़ा था। शारिक को देखकर उसके चेहरे पर खौफ के साए फैल गए। इसे खोल दो, शारिक ने कहा। पप्पू ने तारे को खोल दिया और उसके मुंह में टुनसा हुआ कपड़ा भी निकाल दिया। तारा लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, शारिक ने तारा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं तुम्हारी खैर शर्त मानने को तैयार हूँ शारिक बाबू। तारा खौफ से कांप रहा था। मैं तो तुम्हारे लिए काम करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने। चटाख! तारा की आवाज तमाचे की आवाज में दब गई। शारिक का तमाचा वाकई ही जोरदार था। तारा के मुंह से चीख निकल गई। मैं कोई कहानी नहीं सुनना चाहता। शारिक के हल्क से बेड़िए की सी हुर्राहट निकली। अगर तुम ये बता दो कि आजी कहाँ छुपा बैठा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे कुछ नहीं बता शारिक बाबू, तारा अटलाया। वो तुम्हारे खौफ से ठिकाने बदल रहा है। किसी ठिकाने पर एक रात से ज्यादा नहीं रहता। मुझे पता नहीं कि आज वो कहाँ होगा। शारिक कुछ बोलना ही चाहता था कि दूसरे कमरे से टेलीफोन की डंटी की आवाज सुनाई दी। कन्हैया जल्दी से दूसरे कमरे में गया और फिर उसे वापस आने में भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। इंस्पेक्टर उस्मान का फोन है। उसने शारिक की तरफ देखते हुए था। मैंने उसे बता दिया है कि तुम लोग यहाँ मौजूद हो। वो तुमसे कोई अहम बात करना चाहता है। कोई अहम बात ही होगी, वरना वो इस वक्त फोन ना करता। शारिक कहते हुए फोन वाले कमरे में आ गया और फोन कर रही थी वो रुकाकर कान से लगा लिया। हेलो उस्मान, खैरियत? इस वक्त कैसे फोन किया? कोई खास बात? हाँ, बहुत ही अहम इतला है। अच्छा वो तुम यहाँ मिल गए। रिसीवर पर इंस्पेक्टर उस्मान की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर पहले तुमने हाजी के 2 आदमियों को कत्ल करके उनकी लाशें हाजी के घर के करीब ही फेंकवाई हैं। उन 2 आदमियों को मैंने या मेरे किसी आदमी ने नहीं, बल्कि हाजी के एक आदमी ने कत्ल किया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? शारिक बोला। इत्तफाक से मैं उस वक्त हाजी की कोठी में मौजूद था, उस्मान ने कहा। तुम हाजी की कोठी में? शारिक के लहजे में हैरत थी। हाँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। मैं दरअसल हाजी से मिलकर उसे ये तासर देना चाहता था कि मैंने उसके खिलाफ जो कुछ किया था वो मेरी गलती थी। माफी तराफी से मामला खत्म हो जाए तो बेहतर है। इसके अलावा कुछ सुनगुन भी लेना थी। मैं हाजी से बातें कर रहा था कि उन लाशों के बारे में इतला मिली जो एक गली के 2 ज़ेरे तामीर मकानों में फेंकी गई थी। हाजी के गनमैन ने एक रिक्शे को उस गली से निकलते हुए देखा था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। हाजी के उसी गनमैन का कहना है कि शाम 8 बजे के करीब तारा कोठी से 2 आदमी को साथ ले गया था। उसमें कुछ बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। बाद में जब उन दोनों की लाशें मिली तो भाग दौड़ शुरू हुई। मोड़ पर हलवाई के एक मुलाजिम लड़के ने इंकिशाफ दिया कि तारा ने उसे किसी आदमी के पीछे भेजा था जो उसके घर का पता मालूम करके आया था। हाजी को सारी रिपोर्ट मिल चुकी है। वो लड़का भी इस वक्त हाजी के पास है। और हाजी को शुबा ही नहीं बल्कि यकीन है कि तुम खुद भी वहां मौजूद हो। हाजी के आदमी वहां पहुंचने वाले हैं। वो लड़का भी उनके साथ है जो तुम्हारे उस ठिकाने की निशानदेही करेगा। तुम कहां से बोल रहे हो? शारिक ने उसके खामोश होने पर पूछा। हाजी की कोठी से तकरीबन 1 फरलांग दूर अपने एक दोस्त के मकान से, उस्मान ने जवाब दिया। उस वक्त हाजी अपने आदमी को जमा कर रहा था। मैं वहां से आ गया था ताकि किसी तरह तुम्हें इतला दे सकूं। शुक्रिया उस्मान, शारिक बोला। क्या हाजी सब कोठी में मौजूद है? हाँ, वो कोठी ही में है, उस्मान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं बाद में किसी वक्त तुमसे राब्ता करूंगा। शारिक ने कहते हुए फोन बंद कर दिया और दूसरे कमरे में आकर अपने साथियों को सूरतियाल से आगाह करने लगा। शारिक बाबू, जफरी ने कहा, तुम समीना में भी और शाहपरी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हम इन लोगों से निमट लेंगे। अगर उनकी तादाद ज्यादा हुई तो? शारिक बोला। तुम इसकी फिक्र मत करो। वो पूरी फौज भी लेकर आए ना तो हम पर काबू नहीं पा सकेंगे, जफरी ने कहा। बस तुम इन दोनों को लेकर निकल जाओ। ठीक है, अगर यहाँ से निकल सको तो गुलबर्ग आ जाना। शारिक ने गुलबर्ग वाली कोठी का पता समझा दिया। उसने अचानक ही करीब खड़े हुए तारा की कनपटी पर जोरदार गुमसा मार दिया। वो कराता हुआ नीचे गिरा। वो एक ही गुमसे में बेहोश हो गया था। जफरी और कतीज ने बेहोश तारा को उठाकर रिक्शा की पिछली सीट पर बिठा दिया। शमीना और शाहपरी उसके दाएं बाएं बैठ गई। सीट छोटी थी लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी तरह एडजस्ट कर ही लिया था।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।